हाउ वी गॉट टू नाउ। इस बुक को लिखा है स्टीवन जॉनसन ने। इस बुक में हम देखेंगे कि किस तरह से हम आज इस नए ज़माने तक पहुँचे हैं। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से एक घटना ने दूसरे घटना को जन्म दिया और दूसरी घटना ने तीसरी घटना को, जिस वजह से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। इस किताब की मदद से हम यह जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो चलिए बुक की समरी को स्टार्ट करते हैं। मिस्टर नोबडी नाम की एक मूवी में एक व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर लेता है, लेकिन उस नंबर पर बारिश की बूंद गिर जाती है जिससे वो उसे फ़ोन नहीं कर पाता। यह बूंद किसी दूसरे देश में बैठे इंसान के बर्तन से भाप बनकर हवा में गई थी, जो कि उसके फ़ोन नंबर पर गिरी। वो व्यक्ति एक जींस की फैक्ट्री में काम कर रहा था और उस दिन उसका काम पर जाने का मन नहीं किया था, इसलिए वो घर पर बैठकर अंडे उबाल रहा था। उससे निकला हुआ भाप बादल बना और वो उसके फ़ोन नंबर पर जाकर गिरा, जिससे वो व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन नहीं कर पाया और उसकी गर्लफ्रेंड को लगा कि वो उससे बात नहीं करना चाहता। तो क्या आपने अब से पहले कभी यह सोचा था कि अगर एक व्यक्ति हमारे देश में काम पर जाने का फैसला ना करे तो उससे चाइना में किसी का ब्रेकअप हो सकता है? यह बात सुनने में अजीब लगती है और यह किताब हमें इसी तरह की बहुत अजीब लेकिन सच बातें बताती है। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं और कैसे हर एक घटना दूसरी घटना से जुड़ी हुई है। इस बुक में हम यह भी देखेंगे कि किस तरह से दुनिया की हर एक चीज़ दूसरे से जुड़ी हुई है। एक जमी हुई मछली ने किस तरह से फैमिली प्लानिंग को संभव बनाया, किस तरह से एक खोज से दूसरी खोज जन्म देती है। हमारी दुनिया के हर एक जीव का इवोल्यूशन किसी दूसरे जीव की वजह से हुआ है। आपको बाहर से देखने में लगता होगा कि सारे जानवर किसी भी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन असल में हम सभी जानवर जुड़े हुए हैं। हर एक जीव का इवोल्यूशन किसी दूसरे जीव की वजह से हुआ है। इसे कोड इवोल्यूशन कहा जाता है। इवोल्यूशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर एक जीव किसी दूसरे कमजोर जीव को खाकर जन्म लेता है, लेकिन को इवोल्यूशन में एक जीव में कुछ बदलाव होते हैं जिससे कोई दूसरा जीव फायदा पाता है। अब से लगभग 14 करोड़ साल पहले फूलों में खुशबू और रंग पैदा होने लगे, जिससे वो कीड़े को आकर्षित करते थे। ये कीड़े जब फूलों का रस पीने के लिए आते थे तो फूलों के कुछ पार्ट उनसे चिपक जाते थे, जिससे वो दूसरे फूल को मेट कर पाते थे और उससे बीज पैदा होता था। इस तरह से फूल कीड़ों की मदद से अपने बीज बना लिया करते थे और कीड़ों को खाना मिल जाया करता था। इस तरह से कीड़े और फूल एक दूसरे पर निर्भर रहने लगे। इस वजह से हमिंग बर्ड का पंख विकसित हुआ था। हमिंग बर्ड नाम का पंछी भी फूलों की तरफ आकर्षित होता था, लेकिन उन फूलों के रस को पीने के लिए उसे मधुमक्खियों की तरह हवा में उड़ते रहने की जरूरत थी। शुरुआत में वे ऐसा नहीं कर पाते थे, लेकिन समय के साथ उनके पंख विकसित हुए और वो कुछ इस तरह से बन गए जिससे वे मधुमक्खियों की तरह हवा में उड़ते हुए फूलों का रस पी सकते थे। तो इस तरह से फूलों से कीड़ों का और हमिंग बर्ड का विकास हुआ था। इन सब का जन्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर हम लंबे समय के इतिहास को देखें तो हम यह पता नहीं कर पाएंगे कि किस तरह से वे सारे बदलाव आए हैं। इतिहास को जानना इतना भी आसान काम नहीं है। कभी कभी इसे जानने के लिए हमें बहुत दूर तक देखना पड़ता है और उसमें होने वाली बहुत सी घटनाओं के बारे में हम पता नहीं लगा पाते। एग्जाम्पल के लिए शायद आपने बटरफ्लाई इफेक्ट का नाम सुना होगा। इसमें यह कहा जाता है कि अगर इतिहास में जाकर एक तितली के पंख हिलाने के तरीके को हल्का सा बदल दें तो उससे बहुत सारी घटनाओं की एक कतार लग जाएगी, जिससे धरती पर किसी दूसरी जगह पर बवंडर आ सकता है। यानी कि इतिहास में होने वाली एक छोटे से बदलाव का असर भविष्य पर इतना ज़्यादा पड़ सकता है कि उससे तबाही आ सकती है। लेकिन हम यह बता नहीं सकते कि यह कैसे होगा। यह बात तो साफ है कि एक घटना को बदलने से भविष्य में बहुत से बदलाव आ सकते हैं, लेकिन वो बदलाव किस तरह से आएंगे हम यह नहीं बता सकते। इसे लॉन्ग जूम व्यू कहा जाता है, लेकिन कुछ बातों का पता हम लगा सकते हैं। एक छोटे से बदलाव से क्या क्या नतीजे हो सकते हैं यह हम पता लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए गूगल को ही ले लीजिए। जब गूगल ने अपना सर्च इंजन निकाला तो बहुत से लोग उसे इस्तेमाल करने लगे। ज़्यादा लोगों के होने की वजह से गूगल ने अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव किया और दूसरी कंपनियों के ऐड उन लोगों को दिखाने शुरू किए। यहाँ पर गूगल ने अपने बिजनेस मॉडल में एक छोटा सा बदलाव किया
लेकिन इसका असर दुनिया भर की एड एजेंसी पर देखने को मिला। उनका प्रॉफिट कम होने लगा, साथ ही कंपनियों के काम करने के तरीके में बदलाव आने लगा। लोग अपनी कंपनी के लिए वेबसाइट बनाने लगे, इसके लिए नई नौकरियां बनने लगी। उन नौकरियों की जानकारी देने के लिए नए स्कूल और कॉलेज बनने लगे। इस तरह से गूगल के किए गए एक छोटे से बदलाव ने पूरी दुनिया पर असर डाला। इस केस में हम दिखा सकते हैं कि इतने बड़े बदलाव किस छोटे से काम से जुड़े हैं। लेकिन ज्यादातर हालातों में यह पता कर पाना मुश्किल होता है कि अगर आप आज घर पर खाना न खाकर बाहर खाना खा लेंगे तो उससे किस तरह से आने वाले वक्त में दुनिया बदल जाएगी। एक इनोवेशन से दूसरा इनोवेशन कुछ इस तरह से जन्म ले सकता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या आपको पता है कि एक जमी हुई मछली की वजह से फैमिली प्लानिंग संभव हो सका? यह बात सुनने में जितनी अजीब है, असल में उतनी ही सच भी है। एक व्यक्ति कनाडा की बर्फ भरी जगहों पर मछली पकड़ रहा था। वहां का तापमान इतना कम था कि वो जैसे ही मछली को पानी से बाहर निकालता, वो मछली जम जाती थी। जब उस मछली को वो घर पर ले जाकर खाता था तो उसे वो मछली खाने में बहुत ताजी लगती थी। इस तरह से उसके दिमाग में फ्लैश फ्रीजिंग का आइडिया आया। इसके बाद उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसमें खाने को जमाकर उसे काफी समय तक ताजा रखा जा सकता था। इससे मीट और फलों को दूर तक ले जाया जाने लगा। लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल इंसान के स्पर्म और ओवम को स्टोर करने के लिए भी किया जाने लगा। इस प्रक्रिया को ओसाइट क्रायो प्रिजर्वेशन का नाम दिया गया है। ओसाइट क्रायो प्रिजर्वेशन की मदद से हम इंसान के सेहतमंद स्पर्म को और सेहतमंद ओवम को स्टोर कर पाते थे, जिससे उन लोगों को भी बच्चे पैदा करने की सुविधा मिलती थी जो होमोसेक्सुअल या फिर एक सिंगल पेरेंट हैं। स्पर्म और एग बैंक का जन्म कुछ इस तरह से शुरू हुआ था। तो अगर उस व्यक्ति ने उस दिन उस मछली को देखकर फ्लैश फ्रीज की टेक्नोलॉजी न बनाई होती तो आज फैमिली प्लानिंग कुछ इस तरह से नहीं हो पाती। इस तरह से एक इनोवेशन दूसरे इनोवेशन से कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है कि हम उसका पता भी नहीं लगा सकते। कुछ छोटी छोटी चीजें से समाज में बहुत भारी बदलाव आ सकते हैं। शायद अब आप यह सोच रहे होंगे कि क्या बिना जमी हुई मछली के भी हम स्पर्म और एग्स को स्टोर करने की तकनीक को खोज सकते थे? इसका जवाब यह है कि कुछ चीजों की खोज से दूसरी चीजें पनपती है, लेकिन उनके बीच में कोई संबंध नहीं होता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके बीच संबंध ही नहीं होता। हम 14वीं और 17वीं शताब्दी के समय को रिनाइसेंस का समय कहते हैं। यह वो वक्त था जब लोगों की मानसिकता में बहुत से बदलाव आए। यह वो वक्त था जब इंसान ने खुद के अंदर झांक कर खुद को जानने की कोशिश की। इसकी शुरुआत हुई थी शीशे से। शीशे मतलब वही जो आईना हम आज देखते हैं। शीशे की खोज 1400 के बाद हुई थी। इससे पहले लोग खुद को नहीं देख पाते थे और आर्टिस्ट लोगों का चित्र बनाया करते थे, लेकिन लोगों के दिमाग में उनका चित्र नहीं था। जब शीशा बना तो हर कोई खुद को देख पाता था और कलाकार भी शीशे की मदद से लोगों का चित्र बेहतर तरीके से बनाने में काबिल बन पाए। इसके साथ ही इस समय नॉवेल्स का जन्म हुआ, जिन्हें कुछ इस तरह से लिखा जाता था कि पढ़ने वाले को लगता था कि कहानी का मुख्य पात्र खुद उन्हें अपनी कहानी सुना रहा है। इन कहानियों को पढ़ने के बाद लोग खुद के विचारों पर और अपनी जिंदगी पर सवाल किया करते थे। वे खुद को उस कहानी के हीरो की तरह देखना शुरू करते थे और जाने अनजाने में उसकी तरह काम भी किया करते थे। लेकिन इस शीशे और नॉवेल्स ने हमारे समाज को किस तरह से बदला, हम पक्के तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन इन चीज़ों की वजह से ही एक व्यक्ति ने खुद को समाज के एक अंग की तरह देखना छोड़कर खुद को एक अलग इंसान की तरह देखना शुरू किया। जब वे खुद को देख पाते थे तो वे खुद के अंदर भी देखना शुरू करते थे। उनके दिमाग में उनकी एक अलग पहचान बननी शुरू हुई। इस तरह से नए ज़माने के यूरोप का जन्म हुआ। अब हम यह सीधे सीधे तो नहीं कह सकते कि शीशे ने नए ज़माने को जन्म दिया, लेकिन इसने उन आइडियाज़ को जन्म दिया जिन पर आज का समाज आधारित है। फोटोग्राफी के जन्म की वजह से हम दुनिया के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से वाकिफ कर पाए। अंधेरे में उजाले की जरूरत हमें हमेशा से थी। जब मोमबत्ती की खोज हुई तो इनकी मांग लोगों में बहुत तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन उस समय मोमबत्ती स्पर्म सिटी नाम की चीज से बनाई जाती थी,
जो कि स्पर्म वेल की खोपड़ी में पाया जाता था। स्पर्म वेल का शिकार करना बहुत खतरनाक काम था और इसलिए मोमबत्ती उस समय बहुत महंगी मिलती थी, लेकिन इसकी मांग बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से स्पर्म वेल का शिकार इतना ज़्यादा होने लगा कि उनके खत्म होने की नौबत आ गई थी। बाद में बल्ब के बन जाने से सिर्फ वेल ही नहीं बचे, बल्कि लोगों में लिटरेसी रेट भी बढ़ने लगी, क्योंकि वे अब ज़्यादा पढ़ रहे थे। इसके बाद जब हम रोशनी को बनाना सीख गए तो इससे समाज सुधार के बहुत से काम होने लगे। चार्ल्स स्मिथ नाम के एक एस्ट्रोनॉमर और इनोवेटर ने 1800 की सदी में गीजा के पिरामिड पर फोटोग्राफी का इस्तेमाल किया था। राजा के अंधेरे कमरे की फोटो लेने के लिए उन्होंने मैग्नीशियम और बारूद का इस्तेमाल किया था और कमरे में रोशनी की थी। इसका नाम फ्लैश फोटोग्राफी रखा गया था। इसके बाद जैकब रिस नाम के एक पत्रकार ने फ्लैश फोटोग्राफी के बारे में जाना और उसने न्यूयॉर्क के 5 पॉइंट नेबरहुड में रहने वाले लोगों की बद से बदतर हालात की फोटो खींचकर दुनिया के सामने लाने का काम किया। उसने पहले ही यहाँ के बारे में बहुत सी बातें लिखी थी, लेकिन यहाँ की अंधेरी गलियों की फोटो खींच पाना उनके लिए संभव नहीं था। फ्लैश फोटोग्राफी के जरिए यह संभव हो सका। जब यह फोटो लोगों तक पहुंची तो वे सरकार के ऊपर भड़क गए। इसके 2 साल के बाद न्यूयॉर्क स्टेट टेनमेंट हाउस एक्ट को पास कर दिया गया, जिससे वहां के गरीब लोगों की बुरी हालत में सुधार आया। इस तरह से एक फ्लैश फोटोग्राफी की खोज की वजह से समाज सुधार का काम संभव हो सका था। लेकिन इसके विपरीत कभी कभी नेक इरादे से की गई खोज का नतीजा बहुत बुरा होता है। पहले सबक में हमने देखा कि किस तरह से एक खोज की मदद से समाज में सुधार का काम हो सकता है, लेकिन कभी कभी अच्छे इरादे से की गई खोज का समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। टाइटैनिक के डूब जाने की खबर सुनने के बाद रेगिनेल्ड ने सोचा कि वे कुछ ऐसा बनाएंगे जिससे जहाज समुद्र में किसी चीज से ना टकराए। इसके बाद उन्होंने सोनार नाम का एक डिवाइस बनाया जो कि आवाज की तरंगे निकालती थी। यह तरंगे जब किसी चीज से टकराती थी तो वे लौट कर वापस आती थी। इस तरह से अगर सामने कुछ है तो उसका पता हमें दूर से ही चल जाता था, जिससे हम अपनी जहाज का रुख पहले ही मोड़ लेते थे। इसके अलावा इसका इस्तेमाल समुद्र की गहराइयों को नापने के लिए और समुद्र में डूबी हुई चीजों की खोज करने के लिए भी किया जाता था, लेकिन बाद में इसका बहुत खतरनाक असर पड़ा। सोनार में जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था उसी का इस्तेमाल अल्ट्रासाउंड को बनाने में भी किया जाने लगा। इसकी मदद से हम पेट में पल रहे बच्चे का जेंडर पता कर सकते थे और उसे पैदा होने से पहले ही बता सकते थे कि वो एक लड़का है या लड़की। इसका इस्तेमाल चाइना और इंडिया में किया जाने लगा, जहाँ के लोग चाहते हैं कि उनके यहाँ बेटा पैदा हो। इस वजह से जब लोग यह देखते थे कि उन्हें बेटी पैदा होने वाली है तो वे अबॉर्शन करा लिया करते थे। चाइना में 1980 के दशक में इस टेक्नोलॉजी को बैन कर दिया गया था, लेकिन आज भी भारत और चाइना का सेक्स रेशियो बैलेंस में नहीं है। इस तरह से नेक इरादे से की गई खोज का गलत असर भी हमारे समाज पर पड़ सकता है। एडा लवलेस ने दुनिया का सबसे पहला सॉफ्टवेयर बनाया था। अक्सर आप सुनते होंगे कि किस तरह से एक वैज्ञानिक समाज की सोच के खिलाफ जाकर कुछ काम करता है और कामयाब होता है, लेकिन कभी कभी वैज्ञानिकों के परिवार से उन्हें काम करने के लिए बहुत सहारा मिलता है, जिसकी वजह से वे कामयाब होते हैं। साथ ही कभी कभी हम इन खोजों की कहानी पूरी तरह से नहीं जानते। एग्जाम्पल के लिए बहुत से लोगों को लगता है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने अकेले बल्ब बनाया था। उन्होंने बहुत सारे दूसरे इन्वेंटर्स के साथ मिलकर काम किया था और देश भर के 20 दूसरे लोगों की मदद भी ली थी। उनके अलावा उन्हीं के समय में बहुत से दूसरे लोग भी थे जो बल्ब बनाने पर काम कर रहे थे, लेकिन वे उनसे पहले ना बना पाए। वे उसके प्रोटोटाइप पर काम कर रहे थे। इससे हमें कुछ बातें पता लगती है। दुनिया भर के लोग उस समय उनके साथ बल्ब बनाने पर काम कर रहे थे। साथ ही बहुत से लोगों के पास उस समय उसे बनाने की जानकारी भी थी। तो इसके हिसाब से बल्ब बनाने का काम नया तो था, लेकिन उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि लोगों के पास उसे बनाने के लिए पहले से ही बहुत सारी जानकारियां थी। लेकिन अगर हम कहें कि 19वीं सदी में दुनिया का सबसे पहला सॉफ्टवेयर बनाया गया था, तो इस पर आपको हैरानी होनी चाहिए, क्योंकि उस समय कंप्यूटर नाम की चीज का किसी ने नाम भी नहीं सुना था। लेकिन एडा लवलेस ने 1842 में पहला कंप्यूटर एल्गोरिथम लिखा था। लवलेस
लॉर्ड बायरन नाम के एक व्यक्ति की बेटी थी। लॉर्ड बायरन एक बहुत ही क्रिएटिव व्यक्ति थे जो आगे चलकर पागल हो गए थे। एडा की मां ने कहा कि वे मैथ्स की पढ़ाई करें ताकि वे अपने पिता की तरह पागल ना हो। इसके बाद लवलेस ने चार्ल्स बेबेज की मदद की जिससे वे पहला कंप्यूटर बना पाए। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। उनके इस प्रोजेक्ट के साथ ही दुनिया का सबसे पहला सॉफ्टवेयर पब्लिश हुआ था। यहाँ पर लवलेस के पिता आर्ट्स में दिलचस्पी रखते थे और बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से पागल हो गए। इसीलिए उनकी माँ ने उन्हें हमेशा मैथ्स पर ध्यान देने के लिए कहा। उनकी परवरिश कुछ इस तरह से हुई थी कि वे इस तरह का काम करने में काबिल बन पाई। उनके परिवार के माहौल की वजह से ही वे इस तरह की जानकारियों को सबके सामने लेकर आ पाई। तो इस बुक में हमने देखा कि कोई वैल्यूएशन की वजह से एक जीव में होने वाले बदलाव से दूसरा जीव विकसित हुआ और उससे तीसरा जीव। इस तरह से छोटे छोटे बदलाव भविष्य में बहुत बड़े बदलाव लेकर आते हैं। साथ ही एक इनोवेशन से दूसरे इनोवेशन पनपता है। कभी कभी यह डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं हमें देखने को जरूर मिलता है। इस तरह से यहाँ पर सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का यह बुक समरी बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके अपने विचार बताइए कि आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर लिसनिंग।